हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 6 HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो एग्जाम है इस बार ऑब्जेक्टिव वाइज होने वाले हैं, यानी कि MCQ वाइज होने वाले हैं, थ्योरी वाइज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी थ्योरी पढ़ो यार, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कैसे सही टिक मार के आओगे। अगर आपको थ्योरी आती होगी तो यार सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही करके आओगे और बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले थ्योरी पढ़ो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना। ओके, चलो फिर शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि इस साल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो कौन सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि भाई इस साल आने वाला है। अबे सबर रखो जरा, अभी देखते हैं ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक डाउन फील्ड का नाम सुना होगा, अगर केमिकल शिफ्ट पढ़ रखी है तो। सर्वाधिक डाउन फील्ड सिग्नल। ओके, सिग्नल किसके लिए प्रेक्षित है, यानी कि ऑब्जर्व्ड है। भाई मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, देखते हैं किसके लिए है ये। तो ऑप्शन दे रहा हूँ करने के लिए। हाँ सर ऑप्शन बताओ तभी बताएंगे इसका आंसर। लो साहब, मैथिल फ्लोराइड। ओके, सेकंड ऑप्शन मैथिल क्लोराइड। चलो ठीक है, थर्ड ऑप्शन बताओ जरा। लो थर्ड ऑप्शन भी दे रहा हूँ, मैथिल ब्रोमाइड। ओके, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? हाँ भाई फोर्थ ऑप्शन भी दे दो, मैथिल आयोडाइड। किसके लिए है? डाउनफील्ड सिग्नल किसके लिए प्रेक्षित है सबसे अधिक, बताओ जरा। सर्वाधिक डाउनफील्ड सिग्नल किसके लिए प्रेक्षित है? तो भैया मेरे पास ऑप्शन मिलेगा मैथिल ब्रोमाइड के लिए, यानी कि मैथिल फ्लोराइड के लिए। किसके लिए? मैथिल फ्लोराइड के लिए। बस टिक मार के आ जाना है। ठीक है, चार ऑप्शन होंगे और चारों के चारों सही लगेंगे, लेकिन उनमें एक ही आंसर राइट होगा और उस पर ध्यान देना है आपको। भाई मैथिल फ्लोराइड है, बात छुट्टी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास आगा IR स्पेक्ट्रम, यानी कि IR स्पेक्ट्रम। ध्यान देना, IR की फुल फॉर्म क्या है जरा मुझे बताओ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, यानी कि IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट। ओके, फिंगरप्रिंट, हाँ भाई फिंगरप्रिंट जोन है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र है। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है ये फिंगरप्रिंट क्षेत्र, जरा मुझे बताओ। 800 से इसका राइट आंसर होगा 800 से कितना होगा मेरे पास? 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान देना, याद कर लो। कितना याद करोगे यार, इसलिए थ्योरी पढ़ लो थोड़ी बहुत, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर के कर लोगे आप। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र है कौन सा है? 800 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। 800 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ सर। चलो ठीक है, ये मेरे पास राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन कुछ भी दे रखे हो, बस अपना जो तुम्हारा राइट आंसर है उस पर ध्यान करके रखना। बाकी ऑप्शन कुछ भी दे रखे हो उसने, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ले रहा हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड और ले लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास है 3 हेक्साइन। ओके, 3 हेक्साइन। लो साहब, 3 हेक्साइन। ओके, 3 हेक्साइन में कितने NMR, अच्छा ये बताओ मुझे, ये चैप्टर पढ़ रखा आपने HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो NMR की फुल फॉर्म क्या होगी जरा बताओ। सोचो बेटे, आप फंस गए जरा। NMR की फुल फॉर्म क्या होगी? उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। कितनी अजीब फुल फॉर्म है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। तो ऐसे टॉपिक जो जिनके बारे में ना पता होगा वो पूछा करो। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि यह है मेरे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। ओके, तो 3 हेक्साइन में कितने NMR सिग्नल होंगे जरा बताओ मुझे जरा। कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। हाँ भाई, कितने MR सिग्नल प्राप्त होंगे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है मेरे पास 1, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास 2, फिर थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 3 और फिर फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 4। जरा बताओ उसका राइट आंसर कौन सा? तो भाई देखो, 3 हेक्साइन में कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। तो आपका राइट आंसर पता है क्या होगा? आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि यार इसको 3 को देख के 3 होंगे, बस टिक मार दोगे 3 पे। नहीं होते हैं 3। कौन सा होता है मेरे पास? सेकंड होता है। ओके, 2 होते हैं, यानी कि 3 हेक्साइन में कितने NMR सिग्नल होंगे? तो कितने होंगे तुम्हारे पास? 2 होंगे। ओके, इसके बाद होगा मेरे पास क्वेश्चन फोर्थ में ले रहा हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन फोर्थ ले लो। क्वेश्चन फोर्थ मेरे पास कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप, ध्यान देना बेटे जरा, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप समझते हो ना, समस्थानिक बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप, वाह क्या नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप क्या है मेरे पास?
NMR निष्क्रिय है। NMR क्या है बेटे? निष्क्रिय है। बताओ ज़रा, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं करने के लिए। 1H, ओके सर, चलो 1 में ऐसे लिखूँगा। सेकंड नंबर मेरे पास आगा 12C, ओके सर। थर्ड नंबर में लिखूँगा इसमें थर्ड नंबर में इसमें लिखूँगा 15N, ओके सर। फिर मैं लिख दूँगा चौथा नंबर इसमें 16O। जरा बताओ मुझे कौन सा समस्थानिक, आइसोटोप को बोलते हैं समस्थानिक, जिनके स्थान परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन बाहर डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप। तो निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप मेरे पास 1 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, 15 नाइट्रोजन और 16O, बताओ ज़रा कौन सा राइट आंसर होगा इसका? वाह वाह, कौन सा होगा मेरे पास? ये वाला 15 नाइट्रोजन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप NMR निष्क्रिय होगा? तो 15 नाइट्रोजन क्या है? NMR निष्क्रिय है। इस क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद नया क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाला हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो, इसका तो पता ही नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, अबे यार क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया तुमसे, जरा मुझे इसका नाम बताओ क्या होगा? CH3CO CH2 CH3, इसका नाम क्या है? बताओ ज़रा मुझे, क्या नाम है इसका? इसका नाम ज़रा बताओ भाई। यहाँ पे मैं एक C अलग कर दे रहा हूँ, खाली O कर दे रहा हूँ। CH3O CH2 CH3, अब नाम बदल गया। इसका नाम है मैथिल एथिल, यानी कि एथिल मैथिल और क्या मेरे पास इथर, ठीक है, एथिल मैथिल इथर। और एथिल मैथिल इथर पे, इथर के PMR स्पेक्ट्रम में, PMR स्पेक्ट्रम में, ओके सर, PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या कितनी होगी? जरा मुझे बताओ। सिग्नल की संख्या होगी, सिग्नल की संख्या होगी, ओके, कितनी होगी भाई? हाँ सर, पहला ऑप्शन है मेरे पास 2, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 3 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास 4 और पांचवा ऑप्शन है मेरे पास 8। जरा मुझे बताओ कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? CH3 और CH2 CH3 के PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या होगी, कितने सिग्नल होंगे? राइट आंसर। PMR की फुल फॉर्म क्या है? PMR की फुल फॉर्म क्या है? उसको बोलते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। याद कर लो, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। इनकी छोटी छोटी चीज़ों की फुल फॉर्म तो याद कर लो यार, है ना। तो मेरे पास आंसर कौन सा होगा? थर्ड आंसर होगा मेरे पास, राइट। यानी कि सेकंड नंबर राइट है, 3 होती है। यानी कि CH3 और CH2 CH3 के PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ाऊँ? हाँ बढ़ाते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, तो डर रहे हो आप? देखो, PMR सिग्नल, ओके, PMR सिग्नल का विभाजन निम्न में से किस यौगिक में नहीं होता है? नहीं होता है। PMR सिग्नल का विभाजन निम्न में से किस यौगिक में नहीं होता? पहला नंबर मेरे पास है टोलिन, ओके, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरे पास N-ब्यूटेन, ओके, ठीक है। अच्छा भाई, थर्ड नंबर बताओ। थर्ड नंबर बताएं? हाँ सर, थर्ड नंबर बताओ। जो मेरे पास थर्ड नंबर आता है वो आता है 1,2 डाइक्लोरोएथेन, ओके सर, डाइक्लोरोएथेन। हाँ, फोर्थ नंबर बेंजीन। फोर्थ नंबर क्या है मेरे पास? बेंजीन है। राइट आंसर एक है, कौन सा राइट आंसर है? जरा बताओ, जरा इसमें दिमाग लगा के। PMR सिग्नल का विभाजन निम्न में से किस यौगिक में नहीं होता है? यानी कि PMR सिग्नल को आप नहीं तोड़ सकते हो इन यौगिकों में। कौन सा यौगिक है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो सबसे बड़ा यौगिक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ये 1,2 डाइक्लोरोएथेन, यही इसका राइट आंसर है। तो भैया PMR सिग्नल का विभाजन आप 1,2 डाइक्लोरोएथेन में नहीं कर सकते हो, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 तो ले रहे हो आप भाई? 7 तो ले रहे हो यार, चलो 7 ले रहा हूँ मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम सुना है आपने? किसे कहते हो आप? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाँ सर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। जरा बताओ कौन सा होता है? मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा इसका आंसर, ऑप्शन में सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ध्यान देना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। हाँ भाई, कौन सा ट्रांजिशन होता है? 4 ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, पाई चेंज टू पाई स्टार, एन चेंज टू सिग्मा स्टार, एन चेंज टू पाई स्टार। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा? तो राइट आंसर है मेरे पास सिग्मा। इसका जो आंसर होगा बेटे वो होगा सिग्मा
चेंज टू सिग्मा स्टार, बिना बताए, ठीक है। सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार क्या होता है, क्या नाम है इसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त किसे कहते हो आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हो, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं किसे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो सब के सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लास 10 का क्वेश्चन है यार, ये तो आना चाहिए आप लोगों को, इतना इजी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे, ये भी नहीं पता। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कौन सा होता है, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार होता है। ओके ठीक है। अच्छा सर आगे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताए। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। चलो इसका भी ये भी बड़ा पसंद कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। लो साहब, कौन सा समूह जो है क्रोमोफोर नहीं है, कौन सा समूह, ठीक है, क्रोमोफोर नहीं है, क्रोमोफोर नहीं है, क्रोमोफोर नहीं है, फोर नहीं है, जरा मुझे बताओ कौन सा समूह क्रोमोफोर नहीं है। क्रोमोफोर समझते हो, जो आपको रंग देते हैं, जो शर्ट में पहने हुआ हूँ, रंग जो दिया है शर्ट पे वो किसने दिया, क्रोमोफोर ने दिया, और जो किसने गहरा बनाया है वो ऑक्सोक्रोम होते हैं। ओके, तो क्रोमोफोर हमेशा हमें रंग देते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं ना, जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, अधिकांश डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्रोमोफोर होते हैं। जैसे देखो मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको करने के लिए, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन। ओके दिख रहा होगा आपको, ना दिख रहा हो तो जब मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है भाई। थर्ड नंबर मेरे पास हो गया सिंगल बॉन्ड एन, NO2 हो गया, और फोर्थ नंबर है मेरे पास NH2। कौन सा है बेटे, NH2। तो इसमें नहीं है, यही फंसा पड़ा बेचारा बीच में, यही हमारा राइट आंसर है एक, ठीक है। नहीं, NH2 जो है मेरे पास क्रोमोफोर नहीं होता, ये ऑक्सोक्रोम होता है जो कि आपको रंग प्रदान करता है। ओके, तो NH2 मेरे पास राइट आंसर है कि NH2 जो है क्रोमोफोर नहीं है, इसको क्रोमोफोर के श्रेणी से बाहर कर दो। ओके, तो मेरे पास कितने क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 8 हो गए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन होता है। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, और ये 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही करके पढ़ो। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए, मुझे करवाना है 20 क्वेश्चन, और अब मैं वो करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा आएगा वो देखते हैं। ज़्यादा टेंशन मत लो यार, क्वेश्चन ईजी है यार, कोई क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा ये बताओ ज़रा मुझे, ये मैंने जो लिखा है इसका नाम है कीटोन ग्रुप, यानी कि कीटोनिक ग्रुप। अब इस कीटोन ग्रुप की अवशोषण तीव्रता कितनी होती है, कीटोन ग्रुप की, ठीक है, ग्रुप की IR अवशोषण तीव्रता कितनी होती है, IR अवशोषण तीव्रता कितनी होती है, अवशोषण तीव्रता होगी कितनी होगी वो चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास 1728। ओके सर, वो भी काय में, सेंटीमीटर इनवर्स में, क्या बात है। दूसरा नंबर है मेरे पास 2840, काय में, सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, थर्ड नंबर है मेरे पास 6000 सेंटीमीटर इनवर्स, और फोर्थ नंबर अगर मैं लूँ तो बेटा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ज़रा मुझे राइट आंसर बता सकते हो, इनमें से कोई नहीं, बताओ ज़रा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कोई नहीं। क्या लग रहा, कौन सा आंसर राइट होना चाहिए इसका, बताओ। ये वाला, ये भाई साहब है ना, ये वाले, ये पहले नंबर पर 1728 सेंटीमीटर इनवर्स इस कीटोन ग्रुप की IR अवशोषण तीव्रता होगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 20 क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूँ, ये सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, इन पे ध्यान दो आप। भले ही मॉडल के मत पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इन पे विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। अभी तो मैं केमिकल शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पेपर में हर साल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है बच्चों वाला क्वेश्चन, बिल्कुल। और बच्चों वाला क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ बेटे कि जो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ओके, वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो आती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें किस रूप में बाहर निकलती हैं, किस रूप में बाहर निकलती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस रूप में बाहर निकलती हैं बताना है आपको। ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए, ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकलती हैं, क्या बात सही है। उष्मा के रूप में बाहर निकलती हैं, क्या बात सही है। और फिर ताप के रूप में बाहर निकलती हैं, क्या ये बात भी सही है। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो साहब, इनमें से कोई नहीं। अच्छा राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, जरा मुझे बताओ। ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकलेंगी, या उष्मा के रूप में बाहर निकलेंगी, या ताप की फॉर्म में बाहर निकलेंगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर है कि भाई ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकलती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो हमेशा ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकलती हैं। याद कर लो ठीक से कि भैया जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास आता है CH3Cl अणु के लिए
ठीक है। CH3Cl अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है। पहला देखो, पहला ऑप्शन है मेरे पास सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, तथा N चेंज टू सिग्मा स्टार। ओके, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास N चेंज टू सिग्मा स्टार। फोर्थ नंबर है मेरे पास पाई चेंज टू पाई स्टार, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर मेरे पास ये है, और फोर्थ नंबर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, जरा बताओ राइट आंसर कौन सा? उपरोक्त सभी। मैंने यार आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है मैंने उपरोक्त सभी, तो आप जरा बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अब इससे बात मार दिया कि उपरोक्त सभी सबके सब होंगे CH3Cl में। ये मैथिल क्लोराइड है ये, और मैथिल क्लोराइड अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितना होगा जरा मुझे बताओ, पहला वाला। ऐसे क्वेश्चन देखो तो तुरंत दिमाग में विचार आ जाता है कि हाँ यार सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार तथा N चेंज टू सिग्मा स्टार, ये बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यही हमारा राइट आंसर है। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा होगा? 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है, अच्छा ये बताओ बेटे TMS का उपयोग कहाँ होगा? TMS का उपयोग होता है, पहला ज़रा मुझे बताओ कि TMS की फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं टेट्रा मैथिल सिलेंस, टेट्रा मैथिल सिलेंस, और ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रोटोन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड की जाती है। क्या होता है? TMS जो है एक स्टैंडर्ड होता है जिसके सापेक्ष किसी भी सिग्नल या किसी भी सैंपल की जो पीक होता है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड होती है। डिस्क्रिप्शन में मैं केमिकल शिफ्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके उस वीडियो को देख लेना आप। ओके, तो TMS का उपयोग होता है कौन से सिस्टम में? जब चैप्टर का नाम क्या है मेरे पास? NMR है चैप्टर का नाम, तो भाई सिंपल सी बात है यार, NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में ही हम क्या करेंगे? TMS का यूज़ करेंगे, ठीक है। और किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम TMS का यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन है वो है बेटे NMR, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास IR, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास PMR, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास UV विजिबल। क्या लग रहा है आपको राइट आंसर कौन सा होगा? NMR पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगा, लेकिन आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में चैप्टर वाइज नहीं आने वाला। पेपर में कहीं से क्वेश्चन कहीं से उठाकर रख सकता है वो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन, किसी भी यूनिट का क्वेश्चन कहीं भी उठाकर रख सकता है, पर आपको डरना नहीं है, बस ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों पे क्या भाई हाँ ये क्वेश्चन होते हैं। तो TMS का उपयोग होता है कहाँ होता है? NMR में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। ओके सर, हाँ सर एक क्वेश्चन और बता दो आप, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12 बताएं? हाँ लो साहब क्वेश्चन नंबर 12 ही बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कौन सा होगा। अच्छा ये बताओ, जो मेरे पास ये एथिल एल्कोहल होता है बेटे, एथिल एल्कोहल पिया है कभी? दारू बोलते हैं इसको, वाइन स्पिरिट, C2H5OH। एथिल एल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रम में, ओके स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल मिलेंगे? कितने सिग्नल मिलेंगे ज़रा बताओ, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दूंगा मैं करने के लिए आपको। पहला ऑप्शन है मेरे पास 1, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 2, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 3, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास 4। ज़रा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? भैया कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 3 होगा। क्या होगा मेरे पास? थर्ड। तो एथिल एल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा आपसे, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और विशेष तौर पे यही क्वेश्चन पढ़ के जाओ, और यही क्वेश्चन पेपर में पक्का आएंगे यार, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 के बाद 13 आ जाता है। ज़रा मुझे ये बताओ बेटे, केमिकल शिफ्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ज्ञात करने का सूत्र होगा। ओके 4 ऑप्शन होंगे, मैं राइट वाला आंसर लिखूंगा ओनली, क्योंकि सूत्र बहुत बड़े बड़े हैं। तो ध्यान देना, जब भी आप केमिकल शिफ्ट निकालोगे, केमिकल शिफ्ट जो फाइन होती है ना, वो शो करता हूँ मैं केमिकल शिफ्ट को डेल्टा से। कैसे शो करता हूँ मैं? डेल्टा से। और आने वाला हर साल एक क्वेश्चन इसका, तो देखो आवर्ती, न्यू आवर्ती सैंपल, ये क्या बेटे मेरे पास? सैंपल, ठीक है। यानी कि सैंपल की आवर्ती माइनस TMS की आवर्ती, मैंने बोला ना टेट्रा मैथिल सिलेन की आवर्ती, और अपॉन न्यू इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर की आवर्ती, स्पेक्ट्रोमीटर की जिसके द्वारा आप मापते हो ना, वो स्पेक्ट्रोमीटर की आवर्ती, और गुणा 10 की घात 6,
इस क्वेश्चन को 11 को मैं ले रहा हूँ इधर, क्वेश्चन 11 और गुणा 10 की घात 6, ठीक है नहीं। ये मेरे पास राइट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद कर लो आप, ठीक है। न्यू मतलब आवृत्ति होती है सैंपल की आवृत्ति माइनस टीएमएस की आवृत्ति अपॉन इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति गुणा 10 की घात 6। ये केमिकल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। आप 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें राइट आंसर हमारे पास ये है, फॉर्मूला याद कर लियो, ठीक है। याद दे सकता है आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फ्रॉम, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टीएमएस अपॉन इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी मल्टीपल 10 टू द पावर 6। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बच्चों वाला क्वेश्चन ये है कि टीएमएस के लिए केमिकल शिफ्ट, ओके, टीएमएस के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी किसके लिए, टीएमएस के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी। पहला नंबर डेल बराबर होगा मेरे पास 0 और दूसरा नंबर डेल नहीं मतलब डेल्टा बोल दो, डेल्टा बराबर होगा 1 और थर्ड नंबर होगा मेरे पास डेल्टा बराबर हो जाएगा मेरे पास 4 और फोर्थ नंबर है डेल्टा बराबर अनंत। जरा मुझे इसका राइट आंसर बताओ, टीएमएस के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है, तो पता होना चाहिए टीएमएस के लिए केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है बेटे वो कितनी आती है, वो आती है 0। ये राइट आंसर है हमारा, ठीक है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 15 में लिखवाने वाला हूँ आपको कि भाई केमिकल शिफ्ट जो है ना मेरे पास, केमिकल शिफ्ट व्यक्त की जाती है, केमिकल शिफ्ट व्यक्त की जाती है, किस चीज़ में व्यक्त की जाती है बताओ ज़रा मुझे। केमिकल शिफ्ट व्यक्त की जाती है किस चीज़ में व्यक्त की जाती है, और वो जो केमिकल शिफ्ट है वो पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त की जाती है। पहला नंबर है मेरे पास पीपीएम, सेकंड नंबर है मेरे पास पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, और थर्ड नंबर है मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स में, और फोर्थ नंबर है मेरे पास न्यूटन प्रति मीटर में। जरा मुझे बताओ किस में व्यक्त की जाती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू व्यक्त की जाती है पीपीएम में। ध्यान देना पार्ट्स पर मिलियन में, इसीलिए 1 मिलियन में 10 की घात 6 लाख होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 की घात 6 मतलब 10 लाख होते हैं, ठीक है। इसलिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि केमिकल शिफ्ट को हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं, यानी कि पीपीएम केमिकल शिफ्ट की इकाई होती है जिसमें पीपीएम या जिसमें केमिकल शिफ्ट को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। अब नया क्वेश्चन, 14 को 15 क्वेश्चन हो गए, 16वां क्वेश्चन मैं लूँगा। यहाँ तक क्वेश्चन कवर करो और इन क्वेश्चन की थ्योरी भी पढ़ो ताकि दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक फंसे रहें। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन इधर पढ़ोगे, इधर पढ़े उधर को निकल गए, ऐसे होगा हिसाब बिल्कुल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 16 है मेरे पास, क्वेश्चन 16 में ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यार, पेपर में आता है एथिल क्लोराइड, ओके, एथिल क्लोराइड, हाँ सर, एथिल क्लोराइड के पीएमआर स्पेक्ट्रम में, पीएमआर स्पेक्ट्रम में, ओके, एथिल क्लोराइड के पीएमआर स्पेक्ट्रम में, हाँ सर बताओ ज़रा, प्राप्त सिग्नलों की संख्या है, प्राप्त सिग्नल्स की संख्या है, प्राप्त सिग्नल की संख्या है। चलो मुझे बताओ कितनी संख्या होगी यार। ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ मैं करने के लिए आपको, 1 होगी, हाँ सर, दूसरा ऑप्शन 2 होगी, और फिर तीसरा ऑप्शन 3 होगी, ओके, चौथा ऑप्शन 4 होगी। कौन सी होगी मेरे पास, राइट आंसर है 2। तो एथिल क्लोराइड के पीएमआर स्पेक्ट्रम में, पीएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल्स की जो संख्या होगी बेटे वो कितनी होगी, तुम्हारे पास 2 होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ओके। तो एथिल क्लोराइड के पीएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल की संख्या है कितनी है, सेकंड, 2 ओनली, कितनी है, 2 है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास, कितना स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देना है, किसी एनएमआर, ध्यान देना, किसी एनएमआर सक्रिय नाभिक, एनएमआर सक्रिय नाभिक, ओके, किसी एनएमआर सक्रिय नाभिक की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। अरे सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, ये तो पहली बार सुनने हैं सूत्र है, अब कई बार पढ़ रखा है ये। मेरे पास फॉर्मूला ऑप्शन है म्यू नॉट एच आई, सेकेंड नंबर मेरे पास है म्यू नॉट एच अपॉन आई, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास म्यू नॉट एच अपॉन आई बी नोट, और थर्ड फोर्थ नंबर है मेरे पास आई अपॉन म्यू नोट एच। जरा मुझे पास राइट आंसर कौन सा होगा, किसी एनएमआर सक्रिय नाभिक की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र कौन सा होगा, राइट आंसर बताओ जल्दी, फास्ट एकदम, ये वाला, ये क्या बेटे मेरे पास म्यू नोट एच अपॉन आई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। किसी एनएमआर सक्रिय नाभिक की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है म्यू नोट एच अपॉन आई,
ठीक है, ध्यान देना, टिक मार लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में ले रहा हूँ। ओके सर, तो 5 बोरोन 11 में चक्रण अवस्थाओं की संख्या है, चक्रण अवस्थाओं की संख्या है। ओके, जरा मुझे बताओ, संख्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, ऑप्शन, पहला ऑप्शन दो। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास 2, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास 4, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 6 और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 7। जरा बताओ कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। काय में 5b11 में चक्रण अवस्थाओं की संख्या, कौन सी संख्या है मेरे पास? 4, राइट आंसर है। याद कर लो ठीक से कि भाई 5 बोरोन 11 में चक्रण अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है हमारे पास? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ मैं 19, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 होगा किसी समस्थानिक, ध्यान देना बेटे जरा बोर्ड पे, किसी समस्थानिक, मैंने बता दिया क्या होता है समस्थानिक, किसी समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन है, किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन नहीं है, यानी कि किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन नहीं है, किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन नहीं है। ओके, चुंबकीय स्पिन नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ देखो, तो पहला ऑप्शन जरा बताना 15N हो गया। ओके, सेकंड नंबर मेरे पास हो गया 17O हो गया। ओके, थर्ड नंबर है मेरे पास 12 कार्बन तथा 16 ऑक्सीजन, और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ज़रा मुझे राइट आंसर बताओ बेटे कौन सा है, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है मेरे पास? ये वाला, इन दोनों में से नहीं होता, ठीक है। 12 कार्बन तथा 16O, 12 कार्बन तथा 16O, इन दोनों में चुंबकीय स्पिन नहीं होता। अब अगर पेपर में क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखवा रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये होगा कि भाई किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन होता है, किस समस्थानिक में, ठीक है, किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन होता है। ओके, चुंबकीय क्या होता है बेटे? स्पिन होता है। किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन होता है, बताओ जरा मुझे। 15N मैंने ले लिया, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 14N, और थर्ड नंबर ऑप्शन मैंने लिया है बेटे इसका 12C, और चौथा ऑप्शन मैंने लिया है 16O। जरा मुझे राइट आंसर बताओ, किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन होता है? तो 15 नाइट्रोजन में क्या होता है बेटे? चुंबकीय स्पिन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम आएगी, 100% श्योर, लिख के ले लो आप, ठीक है। तो ये जो मेरे पास 15N है, इस समस्थानिक में क्या होता है? चुंबकीय स्पिन पाया जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। ओके, तो यहाँ तक मेरे पास 20 क्वेश्चन लिखवा दिए मैंने, और 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। पढ़ो ठीक से, याद करो बढ़िया करके, क्योंकि सब का निचोड़ है ये 20 क्वेश्चन, पूरा मॉडल पेपर ले लो आप, बुक ले लो, सबके निचोड़ हैं। अगर कुछ पूछता है तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से पता करेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। तो आई होप कि इसको आप डीपली करके पढ़ना, ताकि पेपर में अच्छी तरह से टिक लगा कर आओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।